नमस्कार, नमो नारायण। अध्यात्म एक विज्ञान है। अध्यात्म में आपको जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर मिलता है। अध्यात्म सिर्फ कीर्तन, भजन, श्रवण, मनन या ताली बजाने का नाम नहीं है। अध्यात्म उन गहराइयों का अभ्यास भी है जो आपको छोटे छोटे चीजों का ज्ञान देता है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन आपने देखा, हमने अपने भविष्यवाणियों में उस चीज को इंगित किया था कि कोर्ट के किसी गलत निर्णयों से भी देशों के अंदर हलचल हो सकती है। मैंने भारत देश को लेकर के कोर्ट के बारे में कहा था, लेकिन बांग्लादेश की पूरी आग की अगर जवाबदारी मानी जाए तो हाई कोर्ट के उस निर्णय को हम दोषी मानते हैं, जहां हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को पुनर्जीवित किया और पूरे देश के अंदर दंगे भड़क उठे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया तो भी वो दंगे रुके नहीं। कारण कारण इसके तीन हैं। मैं आपको राजनीतिक कारण भी बताऊं, वैश्विक कारण भी बताऊं और आध्यात्मिक कारण भी बताऊं। आध्यात्मिक कारण तो देखो भाई, उसी दिन आप अगर ध्यान से देखोगे, 4 तारीख है, रविवार है, अमावस्या है। मैं हमेशा कहता हूं अमावस्या का बहुत बड़ा एक रोल होता है और हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि वर्तमान में 1000 दिन पूरे पृथ्वी के लिए खतरनाक हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी सावधान रहना है, सावचेत रहना है और धर्म के शरण में ही रहना है, क्योंकि ये 1000 दिन ही तय करेंगे। अगर 1000 दिन आपने पार कर लिए जीवन के, तो आगे के स्वर्णिम युग को आप देखने के लिए काबिल हो। लेकिन इन 1000 दिनों के अंदर अभी बहुत कुछ आपको देखना बाकी है, क्योंकि इसमें मति भ्रमित करने के लिए भी वही ग्रह दशा और वो ये जो कलयुग का संक्रमण काल निकल रहा है, मैं इसको जवाबदार एक हिस्से से मानता हूँ। लेकिन राजनीतिक भूल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तो है ही, जहां हम कहेंगे कि अवामी लीग की वहां सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उनकी लोकल आईबी प्लस उनकी जो मिनिस्ट्री की काउंसिल रही होगी उसका दोष होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेम बहुत बड़ा खेला गया है। पिछले कई महीनों से शेख हसीना बोल रही थी कि अमेरिका को बांग्लादेश के अंदर बेस बनाना है और वो उसके लिए ना बोल रही है। आपको याद होगा पिछले महीने ही शेख हसीना चाइना के दौरे पर भी गई थी, जहां पर तीस्ता नदी के ऊपर बांध बनाने की बात चली थी। वो बांध की बात कुछ ठीक बैठी नहीं और वो दौरा आधे में छोड़ करके शेख हसीना को बांग्लादेश वापस आना चाहिए था। मैं इसमें आपके कसौटी का थोड़ा सा इम्तिहान लेना चाहूंगा कि अपने गूगल का और यूट्यूब का सहारा लें और इन गतिविधियों को ध्यान से देखेंगे। हम सार्क देश, मतलब जो 7-8 देश हैं आपस में, उसमें अब लोकशाही किसमें बची है? देखिए, सार्क देशों में है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और भारत। किस देश में शांति है? बांग्लादेश में आपने देख लिया 2 दिन पहले क्या हो गया। अफगानिस्तान में तो तालिबान है ही। पाकिस्तान में इमरान जेल में है, सरकार कौन चला रहा है आपको पता है। श्रीलंका बेचारा कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा है। नेपाल में आए दिन सरकारें उलट पलट हो रही हैं। भूटान बहुत सामान्य, एक मतलब जिसको कहेंगे अपना छोटा भाई, गरीब भाई है। मालदीव का तो आपने देख लिया कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने क्या भूलें की और क्या उसको भुगतान करना पड़ रहा है। बची खची जो ताकत है वो है भारत। भारत विश्व की वो ताकत है जो सबके आंखों में खूंच रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर देखा जाए तो अमेरिका, चाइना और यूरोप के देश पूरी नजर इस भारतीय उपमहाद्वीप पर गड़ाए हुए हैं। इसीलिए सार्क देशों में बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग उसका करेंसी जा रहा था, एजुकेशन का लेवल ठीक था, डेवलपमेंट बहुत शानदार था, गरीबी की रेखा के ऊपर शेख हसीना की सरकार अपने देश को ले आई थी। लेकिन फिर भी जब आंदोलन को मान लिया गया था, पूरी तरह से सरकार ने मांगे मान ली छात्रों की, तो फिर भी देश में दंगे और ये सब कैसे हो गया? इसके पीछे होता है सोची समझी राजनीतिक प्लानिंग। एक हर राष्ट्र के अंदर ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, सेंसिटिव पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं ना, भारत देश के अंदर जैसे हम कहेंगे तो देश बड़ा है। आपके घर में भी आपको पता है, आपके घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा, फूआ, फाफी जो भी हैं, उनमें से एक व्यक्ति को थोड़ा सा चढ़ा दो तो वो बढ़ चढ़ करके गाली गलौज करना शुरू कर देता है। आपको पता है इस व्यक्ति को अगर हमने थोड़ा सा चिढ़ा लिया तो घर में झगड़ा हो सकता है। तब घर वाले बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुम छोड़ दो ना, इसकी बातों में क्या आते हो।
इसी तरह एक राज्य के अंदर भी इस तरह के मुद्दे होते हैं और देश में भी होते हैं। इस देश को चुनावों के पहले धमकियां मिल रही थी कि अगर हमें जीतने नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान के गली गलियों में दंगे हो जाएंगे। ऐसा मीडिया में या सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, मैंने भी वहीं से ही देखा और आपको बता रहा हूं। ये आपको कैसे समझना है कि ये कौन करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? जो सत्ता के भूखे हैं, जो सत्ता की लोलुपता के लिए राष्ट्र को दांव पर लगा देते हैं, जो सत्ता के मद में मानवता को रौंद लेते हैं, वो सत्ता के लिए कुछ भी करना, कहीं हद तक गिर जाना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र जिनके धमनियों में रखता है, वो राष्ट्र के लिए जिएगा, राष्ट्र के लिए मरेगा। वर्तमान की जो सरकार है, मैं पार्टी लाइन से ऊंचा उठ करके देखता हूं। आप खुद सोचो, अगर भारत सरकार की कोई सरकार आपको बनाने दे दी जाए तो उसमें काबिल फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा? हमारे देश में कौन से वो लोग हैं जो सचमुच में सक्षम हैं नेतृत्व करने के लिए? वर्तमान की सरकार, आप मुझे कह सकते हैं मैं मोदी भक्त हूं और मुझे इसके लिए गर्व भी रहेगा, परंतु मोदी के अलावा इस समय देश में कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो स्थिरता इस देश को दे सके। स्थिरता मोदी जी दे रहे हैं, वरना देश हमारा भी इसी तरह दंगों के अंदर झुलसता। आपने देखा था शाहीन बाग में क्या हुआ, किसानों के आंदोलन के समय क्या हुआ, उसके अलावा कई और दंगों को प्लान किया गया, लेकिन देश की सूझबूझ वाले राजनीतिक नेतृत्व ने देश हित में निर्णय लिया और उसको ठीक से कंट्रोल किया। लेकिन बांग्लादेश की सरकार कहीं पर विफल पड़ गई। बांग्लादेश की सरकार विफल यहां पड़ी कि जब सब कुछ माने मान ली गई थी, तो फिर ऐसे कौन से लोग थे जो छात्रों पर जबरदस्ती लाठीचार्ज कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे? ऐसे कौन से वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन करने का सुझाव प्रधानमंत्री को दिया? किसी भी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री अकेले जवाबदार नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के आसपास जो लोग हैं उनकी सोच भी बड़ी काम की रहती है। कुल मिलाकर के 5 जून को बांग्लादेश सिविल सर्वेंट्स को लेकर के जो घोषणा आदेश की हुई, और उसके बाद रजाकार वाली स्टेटमेंट जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने दी, शेख हसीना ने, 14 जुलाई, उसने बांग्लादेश के पूरे भविष्य को बदल के रख दिया। इन 2 दिनों के अंदर ताजा समाचार मिलने तक $2 बिलियन का नुकसान बांग्लादेश कर चुका है। और इन दंगों से या इस अस्थिरता से वहां पर कोई नौकरियां खुल जाएंगी? नहीं, और नौकरियां कम हो जाएंगी, उनके व्यापार को चोट पड़ेगी, कई चीजों में उनको चोट पड़ेगी। लेकिन साथ साथ में भारत देश को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां पड़ोस में बन रही हैं उससे अपने देश को हमें सतर्क रहना है। इसमें मुख्य एक काम, जो रोल हम हमेशा नजरअंदाज कर लेते हैं, वो है पाकिस्तान की आईएसआई का भी। पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित और समर्थित थी जमात इस्लामी बांग्लादेश में, जो बैन है इस समय। और फिर खालिदा जिया की जो सरकार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसका नाम है, वो लोग चाहते थे कि वो सरकार बांग्लादेश में बना ले। ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, और हर देश के अंदर दूसरा देश थोड़ा बहुत अपना इंटरफेरेंस रखता है, रखना भी चाहिए क्योंकि वो कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान अपने घर में ज्यादा ध्यान न देते हुए पड़ोस के घरों में बहुत ज्यादा ध्यान देते। आपने जो ये थंबनेल पढ़ा, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, ये थंबनेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अरब देशों ने भी पाकिस्तानियों को अरब देशों से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। क्यों? इसके ऊपर मैं विशेष पाकिस्तानियों को बाहर निकालो पार्ट 2 ला रहा हूं। लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर पाकिस्तानी जो हमारे देश की नागरिकता या आधार कार्ड लेके बैठे हुए हैं, दुबई के अंदर मैंने स्वयं से उन पाकिस्तानियों को देखा है जिनके पास भारत का भी पासपोर्ट था और पाकिस्तान का भी पासपोर्ट था। एक अगर संख्या पे हम भरोसा करें तो जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में है, करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी इस समय भारत की नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं, और साथ साथ में उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। तो ऐसे पाकिस्तानियों को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कोई शाहीन बाग, कोई फार्मर किसान आंदोलन वापस इसी तरह से उपद्रवियों के हाथ में जाते हुए देख सकते हैं। तो ये सरकार की जवाबदारी है। साथ साथ चलते चलते मैं आपको बता दूं, रणबीर अलाहाबादिया के साथ हमने जो एक पॉडकास्ट बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है। काली और तंत्र या प्रैक्टिकल तंत्र के ऊपर ये पूरा पॉडकास्ट है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, इस समय नेपाल के अंदर भी जो कुछ हो रहा है,
अचानक से वहां पर विधर्मी बढ़ गए हैं, अन्य धर्म के लोग इलीगली नेपाल के अंदर आ रहे हैं। नेपाल के अंदर रोज दंगे फसादों के समाचार हमें मिलते हैं। आईएसआई की उसमें फंडिंग और आईएसआई की उसमें प्लानिंग है। तो आईएसआई आखिर चाहता क्या है? आईएसआई कुछ ऐसे लोगों का समूह हो गया है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल माफिया की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री जेल में हो, इमरान खान। इमरान खान अगर गलती ना करता, इमरान खान ने भी वही गलती की जो शेख हसीना ने की। इमरान खान ने खुलेआम अमेरिका को चैलेंज किया और अमेरिका की नीति का वो कागज जब लहरा दिया तो उसको जेल जाना पड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कोई नेता अमेरिका के नेतृत्व के खिलाफ या अमेरिकी नीतियों के खिलाफ बोलता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसकी सरकार गिरा दी जाती है। चाहे वो सरकार श्रीलंका में हो, चाहे वो सरकार नेपाल में हो, चाहे वो सरकार बांग्लादेश में हो, चाहे वो सरकार पाकिस्तान में हो। हुआ तो यहाँ भी ऐसा ही है। भारत देश के अंदर भी अमेरिका बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे पुराने मित्र रशिया, रूस, उनसे नज़दीकी होने के कारण समय सर हमें सूचनाएं मिल जाती हैं और उससे थोड़ा बहुत हिंदुस्तान बच गया है। कितने दिन हम उसमें बचे रहेंगे, ये हम नागरिकों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर आता है। लेकिन यहाँ की सरकार को भी बांग्लादेश के इंसिडेंट से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? मैं मानता हूं कि ये जो शाहीन बाग वाला आंदोलन या किसान आंदोलन, ये प्रायोजित आंदोलन थे। सरकार को इन आंदोलनों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इतने दिनों तक हमने जो असुविधाएं झेली टैक्स पेयर ने, वो असुविधाएं झेलने के लिए हमें कोई कारण नहीं दिखता कि सरकार ने इतने दिनों तक इस आंदोलन को चलने क्यों दिया। परंतु आने वाले, जैसे मैंने बताया शुरू में ही, कि ये पृथ्वी के लिए 1000 दिन बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं। और उसमें से भी 120 दिन, मतलब अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, ये 120 दिन और भी खतरनाक है। इन 120 दिनों के अंदर भारत देश के अंदर भी इस तरह के जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन, आगजनी की घटनाएं, और जो हाई कोर्ट बांग्लादेश के जज ने गलती की या गलती करवाई गई या जानबूझ के गलती की या तो कुछ पैसे लेकर गलती की, क्योंकि हाई कोर्ट को ऐसा निर्णय नहीं देना था। अगर भारत देश के अंदर भी कोई इस तरह का हाई कोर्ट या कोई ऐसा कोर्ट जुडिशियल मैटर में निर्णय गलत देता है, तो ये दंगों के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। सावधान तो हर एक मशीनरी को हो जाना चाहिए। मैं भविष्यवाणियों के आधार पर तो कहता ही हूं कि ये 120 दिन थोड़े से खतरनाक हैं, पर साथ साथ में भारत की परिस्थितियों में भी दंगे, अनरेस्ट, ये सब होने की चांसेस दिख रही है। साथ साथ में जो पत्रकार जवाबदारी से अपना कार्य करें, राष्ट्र हित में, देश हित में, मैं देख रहा था एक आध पत्रकार तो ऐसे उछल रहा था जैसे उसे चाचा मामा के लड़के जो छात्र थे वो जीत गए। पत्रकार कहता है छात्रों की जीत, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। मैं उस पत्रकार का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि आप भी जानते हो वो सब रबिश है, सब कुछ रबिश। क्या बोलना उसका नाम, उसने ठेका ले रखा है हिंदू नाम रखना और हिंदुत्व के पीठ में छुरा घोंपना। कम से कम पत्रकारिता को निष्पक्षता के आधार पर रखना चाहिए, पत्रकारिता को पत्रकारिता के मापदंडों पे करना चाहिए। यहाँ पर हमें इस समय राष्ट्र को, समाज को महत्व देना है। हाँ, मैं जो कह रहा हूं कि भारत सरकार को भी इसमें समझ लेना चाहिए कि एनी जॉबलेस डेवलपमेंट इज यूजलेस, मतलब जिसमें नौकरियां कम होती हों फिर भी हमारा विकास हो रहा हो, वो विकास काम का नहीं रहता। वर्तमान में मिडिल क्लास हमारा देश का थोड़ा बहुत असंतुष्ट चल रहा है, और कोई भी जब आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल होता है। मिडिल क्लास उस आंदोलन का प्रारंभ तो कर लेता है, लेकिन वो आंदोलन फिर हाईजेक हो जाता है, उस आंदोलन को कोई हथिया लेता है, विदेशी ताकत, और फिर वो आंदोलन दूसरे रूप में चला जाता है। आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो शुद्ध था, पवित्र था, सात्विक था, लेकिन उसको जॉर्ज सोरेसिस एंड टीम ने हथिया लिया, और उसमें से जो प्रोडक्ट कजरुद्दीन बाहर आया, उसने देख लिया कि सत्ता का कैसा सुख होता है। जो आदमी बोलता रहा मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं बैठूंगा, उसने वो सब बातें की जो वादा करके जनता के साथ वो आया था मैं नहीं करूंगा। यही तो राजनीति होती है, थूक कर चाटना। और यही जो थूक कर चाटना होता है, ये जनता के लिए मुसीबत का कारण बनता है। आज वर्तमान में मैं मानता हूं सरकार की जो नीतियां हैं, गरीबों को अनाज मुफ्त दे, हम भी चाहते हैं कि गरीबों को मुफ्त हो, लेकिन इससे लेबर मार्केट के अंदर बहुत स्केर्सिटी आ गई है, लेबर शॉर्टेज पड़ गया है।
प्रोडक्शन हमारे देश की जो है वो प्रभावित हो रही है। साथ साथ में हमने अपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अपेक्षाएं बढ़ा दी है। इन अपेक्षाओं के बढ़ने से क्या है कि जो युवान 10-15 हज़ार में काम करने जाना चाहता था, अब उसको एसी वाली ऑफिस और टेबल कुर्सी में ही काम करना है। ये अपेक्षाएं बढ़ा करके हम अपने युवाओं को मिसगाइड भी कर रहे हैं और अपने युवाओं को फ्री टाइम दे करके गलत कम्युनिकेशन में लगा रहे हैं। इसी से सोशल मीडिया और अलग प्लेटफॉर्मों से उनको मिसगाइड किया जाता है। इसी तरह से उसका गलत असर भी आ जाता है। सरकार को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दे। साथ साथ में एक भारतीय होने के नाते इस भारत देश को ध्यान में रखते हुए हम सबका दायित्व बनता है कि अफवाहों पर हम ध्यान न दें। और इस समय जब कठिन समय निकल रहा है 120 दिन का, और फिर 30 मार्च से लेकर के दिसंबर 2025, 30 मार्च 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का समय भी बहुत खराब है। कुल मिलाकर के 1000 दिन हमारे जीवन के ये कठिन दिन हैं। इसमें आप धर्म से लगे रहो, प्रार्थनाओं से लगे रहो, जितना हो सके किसी का भला न कर सको तो बुरा मत करो, और अपने देश में अपने नागरिकता के जितने भी हमारे फर्ज हैं उनको पूरा करो। सब कुछ ठीक होगा, मंगलमय होगा। बांग्लादेश के इस घटना से हम सीखें, पाकिस्तान की घटना से हम सीखें, श्रीलंका से हम सीखें, भूटान से हम सीखें, नेपाल से हम सीखें, अफगानिस्तान से हम सीखें, सार्क के सभी देशों से हम सीखें। इस देश के लोकशाही को मजबूत बनाना है तो हम सबको एक मैच्योर बिहेवियर के साथ परिपक्वता का परिचय देना होगा। आज इतना ही, फिर अन्य विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।